नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। देखिए, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा 18 सितंबर से। इस विशेष सत्र को लेकर कई बातें चल रही हैं और इसी बीच सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा और उसमें बात की कि वो जनता के मुद्दों पर विशेष सत्र में बात करना चाहती हैं, अपनी बात रखना चाहती हैं। कई सारे मुद्दे उन्होंने चुने, 9 मुद्दे चुने उन्होंने, जिसमें एमएसपी के बारे में बात की, बेरोजगारी, भारत चीन बॉर्डर के लेकर बात की उन्होंने कि इन सभी मुद्दों पे बात होगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या सच में विपक्ष संसद में अपना पक्ष रख पाएगा या फिर प्रधानमंत्री मोदी उन 5 दिनों में आएंगे, अपनी बात रखेंगे और जैसे कि हमने देखा था नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पे भी, और आखिर के दिन में बोलेंगे और सारी वाहवाही लूट ले जाएंगे। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्या विपक्ष अपना पक्ष रख पाएगा संसद में? ये सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या जो इंडिया ब्लॉक है जी, जो बनाया गया है नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, क्या वो मुद्दों पे मोदी को घेर पाता है। और सिर्फ सेशन की बात नहीं है, आपने चूंकि सेशन की बात से स्टार्ट की है तो ऐसा शायद पहले नहीं सुना गया होगा और इस बात का आरोप विपक्ष लगा रहा है कि एक स्पेशल सेशन कॉल कर लिया गया, विपक्ष से कोई उस पर राय परामर्श नहीं हुआ, विपक्ष को उसके एजेंडे के बारे में जानकारी नहीं है, तो विपक्ष के पास तैयारी भी नहीं है जी। और हम सभी स्पेकुलेट कर रहे हैं, कयासबाजी का दौर चल रहा है कि आखिर क्या होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमिटी बना दी गई जी, आज मीटिंग भी थी। आज उसकी बैठक भी है जी। एक दूसरी चर्चा शुरू हो गई साइमल्टेनियसली जब मोहन भागवत ने भारत की बात की और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू का जो डेलीगेट्स हैं G20 समिट के लिए, उनको डिनर का जब इनवाइट मिला तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। बाद में एक और इनविटेशन सामने आया जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ था, तो बड़ी चर्चा शुरू हो गई कि इंडिया नाम हटाया जा रहा है। मैंने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि हमारे प्रीएम्बल से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में इंडिया भारत दोनों का जिक्र है, हमने दोनों को अडॉप्ट किया था। चर्चा यह है कि इंडिया कॉलोनियल लेगेसी को बताता है इसलिए उसको हटा दिया जाए। क्या इस पे चर्चा होगी? क्या वन नेशन वन इलेक्शन, इंडिया भारत में से क्या, विमेन रिजर्वेशन को लेकर कोई मूव है सरकार की तरफ से क्या, तो ऐसी तमाम कयासबाजी शुरू हो गई है। लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि इस सेशन में क्या होने वाला है, तो इस सेशन में उनको घेर पाएगा क्या? वो प्लेटफॉर्म की तरह शायद विपक्ष उसका इस्तेमाल न कर पाए, क्योंकि विपक्ष को खुद नहीं मालूम है। और मैं कह रहा हूं कि शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि विपक्ष को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि सेशन बुलाया किस लिए गया। आपने चूंकि चर्चा की कि सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है और सिर्फ वो नहीं, मैं लिख के लाया कि किन मुद्दों पे जी, तो वो मुद्दे, और इसलिए मैं कहता हूं कि क्या जो सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने और इंडिया ब्लॉक के सामने, इंडिया के सामने कि क्या वो रियल इश्यूज पे मोदी को घेर पाते हैं, क्या नकेल बांध पाते हैं, क्या ये चुनौती सबसे बड़ी है। और सोनिया गांधी ने उसमें इकोनॉमिक सिचुएशन की बात की है, सोनिया गांधी ने उसमें प्राइस राइज की बात की है, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, बेरोजगारी की बात की है, एमएसएमई डिस्ट्रेस में है इसकी बात की है। और दर्शकों की जानकारी के लिए, जिनको इंटरेस्ट होगा, थोड़ी रिसर्च कर रहे होंगे, खुद रोजगार तलाश रहे होंगे, उनके लिए बता दूं कि एमएसएमई जो है वो सबसे बड़ा सेक्टर है जो आपको नौकरियां देता है। जो बड़े उद्योग हैं वो आपको नौकरियां कम देते हैं, एमएसएमई सेक्टर ही आपको सबसे ज्यादा नौकरी देता है। और ये बहुत दिनों से पहले विपक्ष आरोप लगा रहा था, बाद में जो अर्थशास्त्री हैं, जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं, जो जानकार हैं, उन्होंने भी कहा कि डीमोनेटाइजेशन के बाद से ही एमएसएमई डिस्ट्रेस में है। पिछड़ गई। एमएसपी फार्मर्स को मिलेगी कि नहीं इसकी बात की है, क्योंकि उसमें एक पॉलिटिकल डिविडेंड दिखता है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक हम दूनी कर देंगे आमदनी। हमारी अपनी रिपोर्ट कहती है कि प्रतिदिन किसान की आय जो है वो 26 रुपया
तो ऐसे में एमएसएमई एक पॉलिटिकल डिविडेंड दे सकता है। और उसके बाद कास्ट सेंसस, वो पॉलिटिकल इश्यूज है जिसमें आप नरेंद्र मोदी को घेर सकते हैं, चाहे वो अदानी के इशू पे जेपीसी की बात हो, हालांकि उसमें खुद बहुत डिवीजन लगता है कई बार इंडिया ब्लॉक में। जो मेन इश्यूज है, और हम इसी पे चर्चा करें कि क्या नरेंद्र मोदी इन चीजों को कोई बिग टिकट आइडिया के साथ हमेशा ओवरशैडो कर देते हैं क्या? यह सबसे बड़ी चुनौती है कि प्राइस राइज, हम क्यों प्राइस राइज की बात करते हैं? हम प्राइस राइज की बात इसलिए करते हैं, और प्राइस राइज पे जो बार बार चर्चा होती है, हम आंकड़ेबाजी बहुत होती है। इन्फ्लेशन का रेट क्या है? जो भी सरकारें होती है वो इन्फ्लेशन रेट को बहुत कोट करती है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि 2014 में पेट्रोल कैसे था? 71 रुपए, आज करीब 100 रुपए है, 96 रुपए, 98 रुपए, ऐसे हम पेट्रोल ले रहे हैं। डीजल था 56 रुपए, आज है 89 रुपए। रसोई गैस का सिलेंडर था 400 के आसपास, आज 1100 था, 200 रुपए कम किया गया है। जो सब्सिडाइज था उसको 700 में मिलेगा, तो 400 वाला अब भी 700 में है। महंगा है। पीएनजी, सीएनजी, आटा 21 रुपए था, 40 रुपए है। चावल 29 रुपए था, आज करीब 60-65 रुपए है। दूध 36 रुपए था, आज 65 रुपए है। अरहर दाल 75 रुपए था। खरीदा है आपने? हाँ, अरहर दाल खरीदता हूं। तो मेरे ख्याल से 120 के आसपास है। सरसों का तेल 100 रुपए था, आज करीब 150 रुपए, 160 रुपए, 170 रुपए के आसपास। ये हमारे यहां महंगाई की मार है जो आम जनता झेल रही है, और खास तौर पे गृहिणियां झेल रही हैं, खास तौर पे महिलाएं झेल रही हैं जो कोर वोटर हो गई है नरेंद्र मोदी की। क्या ये इंडिया ब्लॉक जो है नरेंद्र मोदी को इन रियल इश्यूज पे आने के लिए मजबूर करेगा? क्या वो टमाटर 250 रुपए हो जाता है वो सीजनली सही, हाँ। कभी प्याज महंगा हो जाता है, अभी जैसे हो रहा था, अभी हो रहा था। तो इन तमाम इश्यूज पे जो सबसे बड़ी चुनौती है गठबंधन के सामने, मैं बेरोजगारी का भी आंकड़ा दे सकता हूं। महंगाई एक बड़ा इशू है, महिलाएं उनकी वोटर हैं, लेकिन क्या महिलाएं इन तमाम चीजों पे कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन जो है बना है उसके साथ एक एफिलिएशन महिलाओं का होगा क्या? क्या वो ये बता पाएंगे कि आपके लिए जो सहूलियत पहले थी वो आज नहीं है? ये बड़ा इशू है, और इसमें कई बार स्कोर कर जाते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की पर्सनल यूएसपी ये है कि वो बिग टिकट आइडियाज जो फ्लोट करते हैं, वो उसको हम मास्टर स्ट्रोक का नाम दे दें, वो चाणक्य नीति का नाम दे दें। कई बार बड़े इश्यूज बहुत काम कर जाते हैं, लोग छोटे इश्यूज पे ध्यान नहीं देते। बेरोजगारी समस्या है, अभी पटना में एग्जाम हुआ था, हम सब ने दिखाया कि रहने की जगह नहीं थी वहां, चूंकि वहां ओपन कर दिया गया, बाहर के स्टेट के लोग भी जा सकते थे, इसलिए लोग स्टेशन पे सोए, बस स्टैंड पे सोए। छोटी छोटी जगह में सेंटर था, वहां पहुंचने में दिक्कत हो गई, क्योंकि एक जगह करीब 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां अवेलेबल थी। 9 लाख से ज्यादा नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्त हैं, जो प्रधानमंत्री आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो दृश्य आप देखते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने दिया है, वो रिक्तियां हैं, वो नई नियुक्तियां नहीं हैं, वो नई भर्तियां नहीं हैं, उन्हीं रिक्तियों को भरा जा रहा है। क्या ये इशू बना पा रहा है विपक्ष, या बना पाएगा विपक्ष? ये बड़ा इशू है। मैं बेरोजगारी का आंकड़ा देख रहा था कि क्या है। जुलाई 2023 में बेरोजगारी दर रही 7.95। मैं बेरोजगारी दर की बात कर रहा हूं, और ये शायद बहुत लोग रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन बेरोजगारी की मार से सब कोई जूझ रहे हैं। कोविड के वक्त ने बहुत लोगों को परेशान किया। कोविड की महामारी ने, संक्रमण ने हमको बहुत परेशान किया। बहुत नौकरियां चली गई, बहुत व्हाइट कॉलर जॉब्स चले गए।
उनमें से बहुत नौकरियां वापस आई हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि जो नौकरियों पे लौटे हैं वो कम सैलरी पे लौटे हैं। ये बहुत बड़ा इशू है युवाओं के लिए। करीब 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास आर्मी में वैकेंसी होती थी, वहां अग्निवीर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। थोड़ी देर तक, थोड़े समय तक विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, लेकिन वो आप सड़कों पे नहीं देख रहे। तो सरकार या तो लोगों को कन्विंस कर लेती है, या फिर विपक्ष में वो ताकत नहीं है, वो दमखम नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। हम लोगों ने देखा है मनमोहन सिंह सरकार के समय, जिस समय 25 पैसे 50 पैसे तेल की कीमतें बढ़ती थी, तो पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पे होती थी, बीजेपी उनको लीड किया करती थी, और ऐसा लगता था कि सरकार के नाक में दम कर रखा है। वो एंगर, वो गुस्सा आपको दिखाई नहीं देता है। लोग भी बड़े इश्यूज की तरफ ज्यादा सोचते हैं, उन्हें लग रहा है कि हम विश्वगुरु हो गए हैं। तो उस वर्ग को यह समझाना कि आपके रियल इश्यूज क्या हैं, यह जरूरी है। नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे जी, ये चर्चा जोरों पे हो गई। अब पिछले कुछ दिनों से लगातार डिबेट्स, डिस्कशन इन्हीं मुद्दों पे हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा देश का नाम भारत हो या इंडिया हो, इस पे बहस हो रही। मैंने आपको कहा कि हमने चंद्रयान भेज दिया, कल भी बता रहा था दर्शकों को। हाँ। और पूरे वर्ल्ड ने हमारी पीठ थपथपाई कि इंडिया ने यह काम किया है। अब हम इंडिया हैं कि भारत है, लेकिन ये बड़े इश्यूज हैं बना और डिस्कोर्स, जो डिबेट है, जो विमर्श है, वो इसके इर्द गिर्द है। चैलेंज यही है कि क्या आप इस डिबेट को वापस पीपल सेंट्रिक डिबेट बना पाते हैं? क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने में विपक्ष कामयाब होता है क्या? या फिर नरेंद्र मोदी फिर अपने उस जो मास्टरी है, जो मैनेजमेंट है, और बहुत लोग कहते हैं ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। नरेंद्र मोदी कोई काम जिस दिन मुंबई में बैठक चल रही थी, उसी दिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, अचानक से हेडलाइन बदलती है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात होने लगती है। अभी तक भी बात हो रही तो है, होगी। हाँ। कुछ समय तक होगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कोई एक नई थियरी आएगी जिसको बिग टिकट आइडिया कहा जाएगा। आने वाले दिनों में जनवरी में आप देखेंगे कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक नई अलख जगती हुई दिखाई देगी आपको। क्या इसकी काट कांग्रेस के पास है? क्या इसकी काट इंडिया के पास है? यह माइंड गेम जो है, आप कैंपेन कमिटी बना लीजिए, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए, आपका इंप्रेशन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हो, बीजेपी से ज्यादा हो। अभी मैं किसी से बात कर रहा था कि भाई फेसबुक पे बीजेपी का इंप्रेशन क्या है, कांग्रेस का इंप्रेशन क्या है। कांग्रेस वालों का कहना है कि हमारा करीब 45 मिलियन के आसपास है इस महीने का, उनका 20 मिलियन है, दूने का फर्क है। वो सोशल मीडिया जो कभी बीजेपी के लिए हम सब किया करती थी, आजकल वो डाउन है। लेकिन क्या वो वोट्स में ट्रांसलेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। आम लोगों तक जो सांगठनिक क्षमता है बीजेपी की जो मास्टरी है, उसको आउटस्मार्ट कर सकती है क्या कांग्रेस या इंडिया? ये सबसे बड़ा इशू है सर। सिर्फ अगर कांग्रेस को या फिर इंडिया को ये करना है तो सिर्फ संसद में बोलने से नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि जब 50 पैसे 30 पैसे भी पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ते थे तो बीजेपी किस प्रकार सड़कों पर उतर जाती थी। स्मृति ईरानी का अभी भी वो वीडियो वायरल होता है, हाल फिलहाल में विपक्ष भी उस वीडियो को वायरल कर रहा था, जब वो सिलेंडर लेके निकल गई थी, जब सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ संसद में बोलने से नहीं होगा? राहुल गांधी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वैसे ही आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव को ही देख के अगर आप करेंगे तो आपके पास वक्त कम बचा है। कितनी कमेटीज बनाएंगे, कब तक बनाएंगे? बहुत समय से ये चर्चा है। कमिटीज तो बनेंगी, कोई भी चुनाव लड़ा जाता है उसके लिए एक स्ट्रैटेजी तय की जाती है, उस स्ट्रैटेजी के लिए एक कमिटी होती है, 2 कमिटीज होती हैं जो अलग अलग इश्यूज पे चर्चा करेंगी। लेकिन
पॉलिटिकल पार्टी का रोल, आप अलग अलग कार्यकर्ताओं का रोल अलग अलग होता है। इस देश में हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं है जी। जिसके नाम पे वोट मिल रहे हो। इस देश में हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी नहीं था जिसके नाम पे वोट मिलते थे। इस देश में हर कोई लालू यादव या मायावती जैसा स्टेचर का नेता नहीं है जो वोट ट्रांसलेट करा लेते थे। इस देश में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम पे वोट पड़ते हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग ऐसे भी हैं जो बैकरूम मैनेजमेंट का काम करते हैं। उन्हें इस चीज में मास्टरी है कि हम अपने इश्यूज को जनता के बीच कैसे रखेंगे। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के फिनेंसेस देखते हैं कि हमारा खर्चा, हमारा आय का स्रोत वो एक प्रोपोर्शन में हो। तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने को कोई बहुत एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होता है जी। वो बुद्धिजीवियों के बीच जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि वकीलों की एक अलग प्रकोष्ठ है, बुद्धिजीवियों का एक अलग प्रकोष्ठ है। तो राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं। उसमें ऐसे लोग भी होने चाहिए जो सड़क पे संघर्ष करते हुए दिखें, तो जो नरेंद्र मोदी के काट की तरह दिखें, जो उनका जो एक रास्ता बनाया हुआ है या जो बिग टिकट आइडियाज जिनको वो कहते हैं, जिसको लेके वो मैदान में उतर जाते हैं और एक बड़ी सेना उन्होंने खड़ी कर ली है जो उनके इस विमर्श से बहुत हद तक एक तरीके से कन्विंस्ड है कि इस देश का नाम इंडिया होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस देश का नाम भारत ही होना चाहिए। उनके पास तर्क बहुत ज्यादा नहीं होंगे लेकिन वो कन्विंस्ड होते हैं। वो खुद हो सकता है काशी विश्वनाथ न गए हों लेकिन काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हो गया। अब बाबा वहां दर्शन बहुत आराम से देते हैं, इसकी चर्चा वो बहुत करते हैं। अयोध्या हो सकता है कि वो जनवरी में ना जाएं या आज तक ना गए हों, उन्हें विवाद के बारे में ना मालूम हो, लेकिन उन्हें वो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान के तौर पे वो देखते हैं इसको। वो मुगल इन्वेजन का जो हमने दंश झेला है उसकी काट के तौर पे देखते हैं। तो एक बड़ा वोटर वर्ग नरेंद्र मोदी ने ऐसा बनाया है, समर्थक वर्ग। और सिर्फ इतना ही नहीं है, उन्होंने गरीबों के लिए जो काम किया है उससे भी वोट उनको मिलते हैं। तो वहां तो आपको काट ढूंढनी है कि जिनको इज्जत घर मिला है, जिनको प्रधानमंत्री योजना की तहत घर मिला है, जिनको 5 किलो अनाज हर महीने मिल रहा है, वो तो उनके वोटर हैं ही। लेकिन एक ऐसा वोटर वर्ग जो हो सकता है इस महंगाई से परेशान हो, एक ऐसा युवा वर्ग जो नरेंद्र मोदी में आस्था रखता था, वो नरेंद्र मोदी की उन नीतियों से परेशान हो कि नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। आरएसएस के अपने उनके बड़े नेता कहते हैं कि इस देश में करीब 43-44 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हर दिन 375 रुपए नहीं कमाते। तो ये कुछ इश्यूज हैं, लेकिन क्या ये इश्यूज इंडिया ब्लॉक के दिमाग में या उनकी जो कार्यप्रणाली है या उनको जो आगे करना है नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, उसके लिए कोई प्लान है जिससे वो घेर पाए? ये एक बड़ा सवाल है। कहाँ चूक रही है सर इंडिया या फिर कांग्रेस या फिर कोई विपक्षी दल? रोड पे, संसद में तो बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन रोड पे शायद लोगों के पास वो बातें नहीं पहुंचती। देखिए, संसद में तो आर्टिकुलेशन नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कांग्रेस के पास और इंडिया के पास कि उनके पास आज की तारीख में सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, बहुत लोगों तक पहुंचती हैं। तो एक तो उनके पास सांगठनिक क्षमता नहीं है कि वो जो फेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही है, जो गलत जानकारी भी दी जा रही है, उसको काउंटर कर सके उस लेवल तक। तो ये तो एक दिक्कत है। जो बड़ी दिक्कत है कि आर्टिकुलेशन नहीं है। आर्टिकुलेशन अगर आम जनता नहीं समझ पा रही हो तो आप जो कह रहे हैं वो सही अर्थों में, सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की जो कला होती है जी, वो नहीं है विपक्ष के पास। उनके पास कोई शानदार वक्ता नहीं है, ओरेटर नहीं है, जो एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के
लाजवाब वक्ता हुआ करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी आखिरी तक कहते रहे कि मैं चाहकर भी अटल जी की तरह बात नहीं कर पाया कभी। बाद में वो बात सुषमा स्वराज के लिए कहा करते थे कि वो संसद से लेकर सड़क तक जब भाषण देती थी तो लोग एकटक सुनते थे उनको। विपक्ष के पास वैसे नेता थे। आज के विपक्ष के पास देखेंगे तो उनके पास उस तरीके के वक्ता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत संसद में वहां है। सड़क पे संघर्ष करते हुए आपको पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता है, एक भारत जोड़ो यात्रा छोड़ दीजिए जो एक लंबी 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने की है, इसके अलावा सड़क पे संघर्ष नहीं देख रहे आप। क्या ये हो पाएगा? क्योंकि आपको सड़क से संसद तक, गरीबों से लेकर मिडिल क्लास तक, आपको सबको एड्रेस करते हुए दिखना है। उनके लिए एक अलग हमने नीति बनाई है और इस नीति से ही उनका कल्याण होगा, यह आम लोगों तक पहुंचाना है। क्या इसमें मास्टरी नरेंद्र मोदी की ज्यादा है? वो बहुत शानदार वक्ता है। सुषमा स्वराज के बाद नंबर आया नरेंद्र मोदी का। बाद क्या, वो उसी जमाने के नेता थे, उनको आगे बढ़ाया गया और वो एक शानदार वक्ता की तरह आज उनको देखा जाता है कि उनकी आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी है, उनका रेपो बहुत अच्छा है आम जनता से। तो क्या नरेंद्र मोदी का जो एक इमेज है, लार्जर देन लाइफ जो इमेज है, जो बड़े बड़े आइडियाज हैं उनके, जो आपके सामने और जनता के सामने मैंने रखे, ये तमाम आइडियाज, क्या वो इन आइडियाज में इंडिया को भरमा देते हैं या फिर रियल इश्यूज इंडिया नरेंद्र मोदी को मुद्दों पे, रियल इश्यूज पे घेरने में कामयाब हो पाती है? क्या इसकी पूरी लड़ाई होगी 2024 की। और आने वाले 2024 तो खैर चुनाव ही हो जाएगा, ये आने वाले कुछ महीने इसी को ट्रैक करने वाली बात है कि क्या होता है। मतलब बेसिकली आपको सिर्फ सदन में नहीं बोलना है, सड़कों पे आपको उतरना पड़ेगा। जब तक आप सड़कों पे नहीं उतरोगे, आम लोगों से नहीं बोलोगे और जब तक आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी ताकि वो ठीक से कनेक्ट कर सके आप तक, तब तक शायद आप पीएम मोदी या फिर बीजेपी को या फिर एनडीए को नहीं घेर सकते हैं। विपक्ष में सबसे बड़ी दिक्कत ये, सर ने बताया, वक्ता चाहिए, उन्हें ट्रांसलेटर चाहिए जो लोगों तक आपकी बात पहुँचा सके। बहरहाल अभी वक्त है चुनाव में, लेकिन ज़्यादा वक्त भी नहीं है। अभी संसद का विशेष सत्र भी चलने वाला है, उसमें भी देखना होगा कि क्या कुछ होता है, किस मुद्दे पे बात होती है और क्या विपक्ष बोलता है और क्या पक्ष बोलता है।